बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। चलो मैंने उसे अपने खाते में रख लिया। मैंने सदफ को छेड़ा। बहरहाल शहजाद बड़े भरपूर अंदाज में ज़रगुल की तरफ बढ़ा है। देखो जो ऊँट की करवट बैठता है। उसने कुरीदने वाले अंदाज में पूछा, तुम्हें शहजाद की सरकत पर कोई एतराज़ नहीं है? मैं कौन होता हूँ एतराज़ करने वाला? मैंने उसके ज़ाविये को समझते हुए कहा। वैसे शहजाद ने मुझसे NOC ले लिया है। ओह! सदफ ने एक तवील और गहरी सांस खींची। इस शो में दुनिया जहान का सुकून भरा हुआ था। ज़रगुल के हवाले से उसका ज़हन साफ हो गया था। मैंने एक बात खास तौर पर महसूस की थी और वो ये कि साहिल के मामले में सदफ ने कभी किसी किस्म का कोई एतराज़, मनफी एतराज़ी रवैया इख्तियार नहीं किया था। अलबत्ता वो ज़रगुल को मुझसे दूर देखने की तमन्नाई थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसका ये रवैया एक खास ज़ाविये का था। वो साहिल के अलावा किसी लड़की को बेरे करीब देखने की रवादार नहीं थी। उसकी ये मोहब्बत का पहलू बड़ा मुनफरिद और अनोखा था। मैंने उस पर जितना गौर किया उलझता चला गया। सदफ उन लड़कियों में से थी जिन्हें समझना आसान नहीं होता। उन पर गौर व फिक्र से समझ की चूल्हें हिल कर रह जाती हैं। थोड़ी देर बाद हम सदफ की वाइट सनी में जोर स्टूडियो की तरफ जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर सदफ का कब्जा था और मैं एड्रेस के सिलसिले में उसकी रहनुमाई कर रहा था। मैंने अचानक उससे पूछा, सदफ तुम्हारे बाजू का जख्म अब कैसा है? लाहौर में चौधरी दिलदार की कोठी पर फैसल को काबू करते हुए सदफ का बायां बाजू खूनी के करीब से जख्मी हो गया था। लगभग 2 इंच का कट आया था। बाद अज़ां मैंने उसकी मरहम पट्टी कर दी थी। सदफ खुद भी एक डॉक्टर थी। मेरी मेडिकल स्किल उसके लिए हैरत का बायस थी। उसने बताया जख्म ठीक है, थोड़ी इंटन और दर्द बाकी है। बहरहाल ये बाजू इस्तेमाल करने में मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं होता। हम मज़कूरा स्टूडियो पहुंच गए। नसीम जौहर एक ब्यूटिशियन ही नहीं बल्कि वो एक अच्छा हेयर ड्रेसर भी था। उसके साथ उसे फोटोग्राफी के फन में भी बल्का हासिल था। जिस तरह एक बायर प्लास्टिक सर्जन एक अच्छा आर्टिस्ट भी होता है, इसी तरह नसीम जौहर भी एक मुकम्मल आर्टिस्ट था। एक इंसान के चेहरे पर काम करके उसे किसी दूसरे इंसान का उलिया देना आर्ट नहीं तो और क्या है। शायद यही वजह थी कि उसने अपने कारखाने का नाम स्टूडियो रख छोड़ा था। सदफ ने मुझे बताया कि वो नसीम जौहर के नाम और शोहरत से वाकिफ है। तब मुलाकात का आज पहली मर्तबा मौका मिल रहा था। नसीम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अंदर से मैंने उसका स्टूडियो देखा तो दंग रह गया। वहाँ की आराइश और ज़ेबाइश बैनुल अक़वामी म्यार की थी। हमारी मुख्तसर सी तबादले के बाद वो मकसद की बात पर आ गया। मैंने कहा, एक तो आप मुझे तब्दील करें यानी मेरे चेहरे को चेंज दे। उसके साथ ही कुछ मजीद कारआमद टिप्स की भी बहुत ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ इस सिलसिले में खुद कफील हो जाऊँ। वो बात सुनने के दौरान बगौर मेरे चेहरे का जायजा ले रहा था। मैं खामोश हुआ तो उसने कहा, क्या तुम किसी मखसूस शख्स के उलिये में आना चाहते हो? नहीं, मैंने 2 टोक लहजे में कहा। मैं बस इतना चाहता हूँ वैदान नजर ना हो, बाकी सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ। तुम्हारे फेस कट्स माजी के एक सुपरस्टार से बड़ी हद तक मिलते हैं। वो गंभीर आवाज में बोला और मुसलसल मेरे चेहरे को घूरता रहा। मैंने पूछा, कहाँ के सुपरस्टार, हॉलीवुड या फिर लॉलीवुड? मैं हॉलीवुड के मायनाज अदाकार येल ब्राइस की बात कर रहा हूँ। ओह, मैंने मुतासफाना अंदाज में कहा। मैंने येल ब्राइस की 2-3 फिल्में देखी हैं, लेकिन हम दोनों की मुशाबत में बहुत फर्क है। मैं मुशाबत की नहीं, फेस कट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे उसके करीब करीब बना दे। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, अगर मेरे बाल सलामत रहना चाहिए। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया और बोला, तुम इसकी फिक्र ना करो। हॉलीवुड का मारूफ अदाकार येल ब्राइस टेलीसवाला की तरह हर वक्त अपना सर मुंडवा कर रखता था। बेबाल सर उनकी मखसूस शिनाख्त थी। पता नहीं मुहावरे के मुताबिक वो दोनों फारिग बाल भी थे या नहीं। नसीम अपने काम में मसरूफ हो गया। उसके साथ ही वो मुझे मुफीद मशवरों से भी नवाजने लगा। जब उसने मेरा मेकअप खत्म किया तो मैं इस दुनिया के लातादाद इसरार निकाह से आगाह हो चुका था। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत थी। प्रैक्टिस ही किसी शय को मुकम्मल बनाती है। नसीम ने कहा, मैंने तुम्हारा जो मेकअप किया है, अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की गई तो ये 24 घंटों तक बिल्कुल ऐसा रहेगा। आजकल मौसम में ज्यादा हिद्दत नहीं, इसलिए मज़कूरा लिमिट में इजाफा भी हो सकता है। उसके बाद नसीम ने मुझे मजीद अहम रुमूज से आशना किया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के स्प्रिंग पैड्स की मदद से चेहरे के खदोखाल को तब्दील किया जा सकता था। कॉन्टैक्ट लेंस के साथ साथ गालों और नथनों के फैलाव और सुखड़ाव की टेक्निक भी बताई। नकली मूंछ और दाढ़ी का इस्तेमाल भी सिखाया। अलगर्ज उसने मिनास बाकर से ताल्लुक का हक निभा दिया। जब हम वहाँ से रुखसत हुए तो मुख्तलिफ किस्म के जरूरी सामान की एक बड़ी तादाद मिकदार भी हमारे साथ थी। इस सामान के लिए मैं क्या पेश करूँ? मैंने शाइस्तगी इखलाकियात निभाने की कोशिश की। वो बेतकल्लफी से मुस्कुराया और बोला, कुछ भी नहीं, मिनास साहब ने मुझे इस सिलसिले में मना कर दिया है। मैं एक तवील सांस लेकर रह गया। जीरा व बहस की कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी, लिहाजा हम उसके स्टूडियो से निकल आए। खालिद बिन वलीद रोड पर आने के बाद मैंने सदफ से कहा, हमें वापस फ्लैट पर जाना है। उसने गाड़ी को अल्लामा इकबाल रोड पर डाल दिया। 6 मिनट बाद हम तारिक रोड पर थे। हम फ्लैट के अंदर दाखिल हुए तो सदफ ने कहा, वैदान तुम्हारा बदला वो हुलिया बता रहे, तुम किसी नहायत ही अहम मिशन पर रवाना होने वाले हो। तुम मुझसे छुपा क्यों रहे हो? मैंने उल्टा उसी को पकड़ लिया। सदफ, तुमने वादा किया था गुज़िश्ता रात वाले बारके के बाद तुम इस आतिशी खेल से अलग हो जाओगी और पूरी तवज्जो अपनी तालीम पर दोगी। मैंने उसी वादे की बुनियाद पर तुम्हें कल रात अपने साथ रखा था और अब तुम
उसे मेरी बात मुकम्मल ना होने दी और बात को संभालते हुए बोली, मैं कब तुमसे जिद कर रही हूँ कि आज के मिशन में भी मुझे अपने साथ रखना। उसके अंदाज में कुछ टका छुपा था। मैं तो सिर्फ जानना चाहती हूँ तुम आज किस किस्म की हंगामी मसरूफियात में रहोगे। उसने बात ऐसी कर दी कि मैं उसे जेडी मलिक के बारे में बताने पर मजबूर हो गया। सद्दफ एक काबिल एतमाद और मुखलस दोस्त थी। ऐसे जानिसार साथियों पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता था। मैं तो उसे महज महफूज रखने के लिए एतराज बरत रहा था कि कहीं वो भी मेरे साथ परवाज के लिए पर ना तोड़ने लगे। मैंने ठहरे हुए लहजे में उसे बताया, सद्दफ तुम जान चुकी हो मिनाज साहब की फैमिली पर जो क़यामत बर्पा की गई है, इसका जिम्मेदार चौधरी नवाजिश के एक मोर्रा खास जेडी मलिक है। मैंने उसकी आलाकार 4 कमांडोज को जहन्नुम वासिल कर दिया है। शहजाद उन कमांडोज के अब्बा जान यानी जेडी मलिक को इबरतनाक अंजाम से गुजारना चाहता है। हमें पता चला है कि मलिक अपने एक दोस्त सफ्तर अली के बंगले पर छुपा बैठा है। जेडी मलिक को दार्थ नादमाबाद के मजकूरा बंगले से निकालकर शहजाद के हवाले करूंगा, बाकी वो जाने और उसका काम। मेरी बात खत्म हुई तो वो कदरे मुतमईन नजर आने लगी। मैंने उसकी तसल्ली की खातिर मजीद कहा, सद्दफ तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा हूँ। आज एक मिशन में तुम मेरा साथ दोगी। उसकी आंखें चमक उठी, कौन सा मिशन? लंच मिशन। क्या तुम मेरे साथ कहीं लंच पर जाना चाहते हो? कहीं क्या मतलब? मैंने तेज लहजे में कहा, आज का लंच तुम्हारे घर पर होगा। वो हैरत भरी नजर से मुझे देखने लगी, मगर मैं तो उन्हें मना कर चुकी हूँ। तो क्या मना करने के बाद तुम्हारे घर वाले हमें खाना नहीं देंगे? ऐसी बात नहीं, वो उलझन ज़दा लहजे में बोली। मेरा मतलब है वो एहतमाम, किसी एहतमाम की कोई जरूरत नहीं। मैंने कतिये से कहा, जो दाल रोटी मिलेगी वो खा लेंगे। असल मकसद तो तुम्हारे पापा मामा से मुलाकात करना है। दावत और एहतमाम फिर कभी सही। वो इसी दौरान में यकटक मेरे चेहरे का जायजा ले रही थी। जल्दी से बोली, लेकिन इस वक्त तो तुम अपने हुलिये में नहीं हो। मेरा मतलब है वजदान की बजाय कुछ और बन चुके हो। मैं वजदान की हैसियत से तुम्हारा तारुफ किस तरह कराऊंगी? ये तो एक खुला झूठ होगा। मामू और रंगजेब ने जिस वजदान को देखा है, पापा उससे मुख्तलिफ वजदान को देखेंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैंने मुतदिल लहजे में कहा, और ना ही तुम्हें खुला या बंद झूठ बोलने की जरूरत है। तुम सीधा सीधा कह सकती हो इस वक्त बेखलके मेकअप में हूँ। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। वो मुतमईन होगी। मैंने मेकअप और गेटअप के सामान को फ्लैट में ला किया और सद्दफ की वाइट सनी में सवार होकर उसके घर वाक़े फेज 1 डिफेंस सोसाइटी रवाना हो गया। सद्दफ की रिहाइश CFK के साबिक साउथ के नजदीकी थी, जहाँ करीब एक सरसब्ज़ो शादाब पार्क भी था। मज़कूरा पार्क के कोने में जदीद तर्ज़े तामीर की हामिल एक छोटी सी मस्जिद भी थी। सद्दफ से मेरी पहली मुलाकात उसी पार्क में हुई थी। रास्ते में मैंने सद्दफ से पूछा, जब मैं तुम्हारे DSP मामू औरंगजेब खान से पहली मरतबा मिला था तो तुमने एक क्लास फेलो की हैसियत से मेरा तारुफ करवाया था, याद है ना? जब एक रेस्टोरेंट में सिकंदर नामी गुंडे से मार का हुआ था, वो तुम्हारी कजन नादिया के साथ बदतमीजी कर रहा था। उस मंजर का एक लम्हा मुझे अच्छी तरह याद है। वो ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? यही क्या आया तुमने अपने वालिदैन से भी इसी हवाले से मुझे मुतारफ करवाया है? तुम्हारा इब्तदाई तारुफ फल फूल और फैल कर अब काफी तवील अरीज हो चुका है। वो वजाहत करते हुए बोली, नादिया को तुम्हारी असलियत मालूम थी और वो हमारी हमराद अमीन भी है, लेकिन जब तुम मुझे समझा बुझा कर लाहौर में छोड़कर कराची आ गए तो तुम्हारे तारुफ को खोलना जरूरी हो गया। मामू जानते थे तुम फरीद पाशा की कोठी पर रुके हुए हो और मैं तुम्हारे साथ किसी गांव की सैर को जा रही हूँ। हम दोनों ने गांव की सैर का लुत्फ जिस तरह उठाया वो कोई ढकी छुपी बात नहीं। हजामाबाद फरीद पाशा की गुलबर्ग वाली कोठी पर जो खून आशाम वाकयात पेश आए वो मामू के इल्म में भी आ गए। वो पाशा अंकल से जाकर मिले तो मजीद नई कहानियां उभर कर सामने आ गई। मामू ने घर आकर इस सिलसिले में मुझसे इस्तफसार किया तो मैंने तमाम मसलेतों को बालाए ताक रखकर उन्हें हकीकत से आगाह कर दिया। कौन सी हकीकत? उसकी बात खत्म हुई तो मैं पूछे बिना ना रह सका, तुम्हारी हकीकत? और कौन सी? मैं सर पकड़ कर रह गया। तुम्हें इतना ज्यादा तशवीश में मुबतला होने की जरूरत भी नहीं है कि सर पकड़ कर बैठ जाओ। मेरी समाज से सद्दफ की तसल्ली बरदार आवाज टकराई। मैंने अपने हवाले से एक लफ्ज बताकर नहीं दिया। ये तो और भी ज्यादा खतरनाक बात है। मैंने कहा, तुम्हारे पापा को तशवीश हो सकती है कि उनकी बेटी एक ऐसे शख्स के साथ क्यों घूमती फिरती है जो दर दर की खाक छानते हुए अपने दुश्मनों से निबर्द आत्मा है। मैं तुम्हारी खूबियों और सलाहियतों को उजागर किया है। वो संजीदगी से बोली, लिहाजा पापा के दिल में तुमसे मिलने का इश्तियाक जागा। फिर अंकल जुल्फकार ज़ैदी से भी पापा की बात हुई थी। तुम समझ रहे हो मैं कौन से अंकल का जिक्र कर रही हूँ? मेरा ध्यान इस वक्त किसी और ताने बाने में लगा हुआ था, इसलिए बेतोजी से कह दिया, पता नहीं तुम अपने कौन से अंकल की बात कर रही हो। एक तो तुमने अंकल भी वो सारे पाल रखे हैं और सबके सब भी तगड़े। वो मेरी बात का बुरा मनाए बगैर बोली, मैं एयरपोर्ट मैनेजर जुल्फकार ज़ैदी का जिक्र कर रही हूँ। तुम्हें याद है ना, डार्लिंग के सिलसिले में उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। मैं डार्लिंग के जिक्र पर चौंक उठा और मुझे एयरपोर्ट पर पेश आने वाला वो अजीबो गरीब वाकया याद आ गया। डार्लिंग नामी उस पुरस्कार सफेद बिल्ली ने लाइव स्टॉक कंटेनर में पहुंचते ही ऐसा चक्कर चलाया था कि वहां मौजूद तमाम जानवरों की एहतजाजी सदाएं हर तरफ गूंजने लगी थी। डार्लिंग का तस्वुर मुझे बहुत दूर तक ले गया। उस बिल्ली ने किसी महबूबा के मानिंद मेरे साथ कई शबो रोज गुजारे थे।
और मिलाकर नकली वजदान ने उसे हलाक कर दिया। उसका दावा था डार्लिंग के अंदर कोई बदरू छुपी हुई थी जो मुझे शदीद नुकसान पहुंचाना चाहती थी। डार्लिंग की हलाकत जिन हालात में हुई उस वक्त मैं नकली वजदान की बात को जुटलाने की पोजीशन में नहीं था, लेकिन अब जबकि मैं उस बहरूपिये की तरफ से खासा बेजार बैठा था तो एक ख्याल जहन में ये भी आ रहा था कि कहीं डार्लिंग नकली वजदान की किसी गलतफहमी का शिकार तो नहीं हो गई थी। बहरहाल वो जब तक मेरे साथ रही उस एक मुखलिस दोस्त, एक वफादार महबूबा का किरदार अदा किया था। जब मैं नकली वजदान की थ्योरी की रोशनी में डार्लिंग के अमाल और फाल का जायजा लेता तो उस बिल्ली का किरदार किसी गहरी साजिश से कम दिखाई ना देता। मेरा जहन डार्लिंग के हवाले से अभी साफ नहीं हुआ था। पापा तुम एक खास वजह से दिलचस्पी ले रहे हैं। सद्दफ की आवाज ने ख्यालात का दायरा मोड़ दिया। वो कह रही थी तुम मुझे जिस तरह तालीम की तरफ रागब और बाइल कर रहे हो, इस बात ने उन्हें बहुत मुतासर किया है। वो तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं कि तुम उनके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कोशा हो। इस गायबाना एहसानमंदी और मुतासरी के बारे में मैं भला क्या कह सकता हूँ, मैंने सपाट लहजे में कहा। जवाब में वो कहने लगी, बहुत कुछ कहने लगी और कहती चली गई। शहजादे का छूता आइडिया लाया था। इस वक्त दोपहर के 3 बजे थे और मैं थोड़ी देर पहले ही उस जेरे तामीर बंगले में पहुंचा था। सद्दफ के घर पर लंच बखैरो आफियत हो गया। हल्की फुल्की गुफ्तगू रही। सद्दफ ने मुझे अपनी घरेलू मुलाजमा से भी मिलवाया। वो सामली बातूनी लड़की अपने अंदर एक मखसूस किस्म की कशिश रखती थी। सद्दफ के पापा खाले से एक कारोबारी शख्स, मुझे यकीन है इस मुलाकात और लंच के लिए सद्दफ ही ने जोर मारा होगा। बहरहाल सद्दफ मुझे अपनी गाड़ी में उस ठिकाने पर छोड़ गई थी। फैसल वाला मामला उसे पोशीदा नहीं था, लिहाजा किसी किस्म की पर्दादारी की जरूरत भी नहीं थी। वो मेरी एक ऐसी साथी थी जिस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता था। मैंने बवक्ते रुखसत उसे यहाँ का फोन नंबर भी दे दिया था। मैं यकटक शहजाद को देख रहा था। वो गहरी संजीदगी में बोला, वजदान जेडी मलक को उसकी ताज़ा तरीन पनाहगाह से निकालना बहुत आसान है, बस उसके लिए मुझे थोड़ी सी नकाली करना होगी और मेरा यकीन है ये मैं बखूबी ऐसा कर लूंगा। इस वक्त हम टेलीफोन वाले कमरे में थे। बंगले के एक दूर अफ्तादा हिस्से में जरगुल बड़ी होशियारी से फैसल की निगरानी कर रही थी। मैंने शहजाद की बात के जवाब में कहा, तुम किस नकाली की बात कर रहे हो? आवाज की नकाली, उसने बताया। फैसल की आवाज की नकाली, जरा तफसील बताओ, मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। वो बोला, मैंने बड़ी गहराई से फैसल को वाच किया है। मुझे यकीन है मैं पूरे एतमाद के साथ फैसल के लबो लहजे में बात कर सकता हूँ। जेडी मलिक की पनाहगाह का फोन नंबर मैंने हासिल कर लिया है। अगर मैं फैसल बनकर उससे रब्ता करूँ और उसे किसी मखसूस मुकाम पर पहुँचने को कहूँ तो वो यकीनन मेरे हुक्म की तामील करेगा। मैं फैसल उसके बास चौधरी नवाजिश का बेटा हूँगा। वो किसी किस्म की चूं चरा नहीं कर सकता। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, इस तयशुदा मुकाम से हम बासानी जेडी मलिक को अगवा करके अपनी पसंद की जगह पहुंचा सकते हैं। तुम्हारा इस सिलसिले में क्या ख्याल है? आइडिया तो बुरा नहीं, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। फिर पूछा, अगवा के बाद तुम जेडी मलिक को कहाँ पहुंचाना चाहते हो? सरजानी टाउन वाले ठिकाने पर, उसने बताया। उस अलग थलग मुकाम पर उसे निमटने में मजा आएगा। इस सिलसिले में तुम थोड़ा ज़हन दौड़ाओ। वो थोड़े तवक्कुफ के बाद बोला, वजदान तो बड़ी सूरत से बेदाग कहानियां बोल देती हो। फैसल के लिए चंद लाइनों का एक स्क्रिप्ट तैयार करो जो फोन पर जेडी मलिक से मैं बोलूंगा। जुमले तासीर अंगेज और अमल खेज होना चाहिए। मैंने जहन दौड़ाया। मैंने एकदम चौंकते हुए कहा, तुम्हारा आइडिया जितना उम्दा है उसके लिए स्क्रिप्ट भी जानदार होना चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन। तुम्हें किसी किस्म की अदाकारी या नकाली की जरूरत नहीं। क्या मतलब? वो मुतज़ब्ज़ब नजर से मुझे देखने लगा। मैंने इनकार कर गला साफ किया और कहा, जब असली फैसला हमारे पास मौजूद है तो फिर नकाली का रिस्क क्यों लें? और सरजानी की तरफ जाने की जरूरत भी नहीं है। हमारे पास ये एक महफूज ठिकाना है। जब हम यहाँ फैसल को कंट्रोल किए हुए हैं तो एक जेडी मलिक भी सही, बंदा और बंदा नवाज को एक ही छत के नीचे वक्त गुजारना चाहिए। चौधरी नवाजिश और उनका सपूत चौधरी फैसल जेडी मलिक के दाता और आका है। आका और गुलाम के ताल्लुक को जुड़े रहना चाहिए। बेगलमी को खामोश हुआ, फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं फैसल के लिए एक मौसर स्क्रिप्ट तख्लीक करता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा। वो मसरूर कुन लहजे में बोला। फैसल से खून रेज मुकाबला और जेडी मलिक से एक। वो जुमला अधूरा छोड़कर मानी खेज नजर से मुझे तकने लगा। आइंदा 10 मिनट में मैंने शहजाद को अपनी प्लानिंग से आगाह कर दिया। ये प्लानिंग बड़े हंगामी अंदाज में मेरे जहन में तरतीब पाई थी। शहजाद को फैसल के पास जाकर मेरी मर्जी के मुताबिक एक डील करना थी। उस काम के लिए अगर फैसल आमादा हो जाता तो फिया बसूरत दीगर हम कोई और राह निकालते। मुझे उम्मीद थी फैसल अपनी आज़ादी की खातिर हमारी बात मानने पर तैयार हो जाता। जरगुल को वापस बुला लिया गया और मैं शहजाद के साथ फैसल के पास पहुंच गया। मैं इस वक्त मेकअप में था और शहजाद और जरगुल इस राज से वाकिफ थे। फैसल के लिए मैं एक नया चेहरा, एक अजनबी शख्स था और वैसे भी मुझे खामोश रहना था। फैसल से मामलाती गुफ्तगू शहजाद ही को करना थी। फैसल की जेर तामीर बंगले के इंतहाई महफूज गोशे में रखा गया था। वो अपनी मर्जी से हरकत और सकनात के काबिल नहीं था। बकौल शख्स से हमने उसे नथ डाल कर रखी थी। ताम वो अगर चीख ताड़ कर भी किसी को अपनी जानिब मुतवज्जो करने की सही करता तो उसकी ये कोशिश रायगाह ही जाती। पुलिस की कार्रवाई के बाद वो बंगला हमारे लिए और भी ज्यादा मौजूद और महफूज हो गया था। गोया एक तरह से उसे NOC हासिल हो गया था।
अब इस तरफ किसी का ध्यान जाने की उम्मीद न थी। हम फैसल के पास पहुंचे तो वो मुझे देखकर चौंक उठा। शहजाद उसके लिए शनासा था, लेकिन मैं नई एंट्री था। शहजाद ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए फैसल को मुखातिब किया और बोला, लगता है तुम्हारी किस्मत खासी यावर हो रही है, कोई नई चाल चलने आए हो। वो बदस्तूर मुझे घूरते हुए शहजाद से बोला। शहजाद ने कहा, मेरी नीयत पर शक न करो, मैं तुम्हें आज़ादी की नवीज़ सुनाने आया हूँ। तुम आज की तारीख में इस गमज़दा जिंदगी से निजात हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर तुम में थोड़ी सी भी समझ बूझ हुई तो। शहजाद ने मानी खेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो फैसल एक लम्हे का तामल किए बगैर बोला, तुम किस समझ बूझ की बात कर रहे हो। उसकी आंखों में एक अनोखी सी चमक उभर आई। आज़ादी की खबर हर इंसान को बेपनाह खुशी पहुंचाती है, और ताकतवर इंसान अगर चंद रोज के लिए बेबसी व बेकसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए तो आज़ादी उसके लिए एक नेमत की हैसियत इख्तियार कर जाती है। वो इस आज़ादी के उसूल की खातिर हर बात, हर शर्त, हर मुतालबा मानने पर तैयार हो जाता है। फैसल का रद्द-ए-अमल ऐन फितरी और हालात के तकाज़ों के यकसर मुताबिक था। शहजाद ने मेरी बात के मुताबिक खेल जारी रखते हुए कहा, फैसल ये मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, खान बहादुर। बात खत्म करते उसने मेरी जानिब इशारा कर दिया। फैसल ने बड़ी गहरी और उलझी हुई निगाह मुझ पर डाली। मैंने मुस्कुराहट के अंदाज में होंठों को सुकेड़ा, ताहम जबान से एक लफ्ज अदा ना किया। शहजाद सिलसिला कलाम को दराज करते हुए बोला, अगर तुम आज की तारीख में आज़ादी चाहते हो तो इनकी एक फरमाइश पूरी कर दो, मैं तुम्हें बखुशी जाने की इजाज़त दे दूंगा। फैसल ने इस्तेजाबिया नजर से मुझे देखा और बोला, किस किस्म की फरमाइश। मेरे बजाय शहजाद ने उसे बताया, खान बहादुर की एक शख्स से बहुत पुरानी दुश्मनी है। मज़कूरा शख्स ने मेरे इस दोस्त को बेहिसाब नुकसान पहुंचाया है। अगर तुम उसके दुश्मन को मेरे दोस्त के हवाले कर दो तो तुम्हारी जान छूट सकती है। वो एक पते की बात करते हुए बोला, दरअसल मैं तो वैदान का कहती हूँ, अगर तुम मुझे किसी शर्त के बदले आज़ाद कर दोगे तो वैदान को क्या जवाब दोगे। और वो एक लम्हे को रुका, फिर मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला, और अभी तक तो मैं ये भी नहीं जानता कि तुम मुझसे किस शख्स का मुतालबा कर रहे हो। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, शहजाद ने तसल्ली अमेज लहजे में कहा। जब मैं ये कह रहा हूँ कि खान बहादुर मेरा दोस्त है तो इसका मतलब यही है ये वैदान का भी दोस्त है। अभी थोड़ी देर पहले वैदान से फोन पर मेरी बात हुई है, मैं उसी की दी हुई हिदायत के मुताबिक तुमसे सौदेबाजी कर रहा हूँ। वो चंद लम्हात के लिए मुतवक्किफ हुआ। शहजाद को मैंने जितना कुछ समझाया था वो उससे बढ़कर परफॉर्म कर रहा था और खूब परफॉर्म कर रहा था। इस तैयार हंडिया को उसने खुशबूदार बिगार लगाते हुए अपनी बात जारी रखी। तुम्हारी इतला के लिए बताता चलूं कि वैदान ने अपनी साथी साहिल का सुराग लगा लिया है। एक आध घंटे में वो वैदान की दस्तरस में होगी। वैदान के जानिसार दस्ते ने शोएब घोरी को शदीद नुकसान पहुंचाकर साहिल को उसके चुंगल से आजाद करा लिया है और अब तक वो वैदान के पास पहुंच चुकी होगी या पहुंचने वाली होगी। खुद सोचो, उसके बाद तुम और तुम्हारी हैसियत वैदान की नजर में दो कोड़ी की रह जाती है। वो तुम्हारा अचार मुरब्बा नहीं डालना चाहता। तुम लोगों से उसकी जंग साहिल की खातिर थी, जब वो उसके कब्जे में आ गई तो सब कुछ बेमैनी होकर रह जाता है। वैदान ख्वाह मुखा की कत्लो गारत गरी को पसंद नहीं करता, इसलिए तुम्हारे जरिए अपने एक दोस्त खान बहादुर का भला चाहता है। अब ये तुम्हारी समझ बूझ पर मुनसर है कि तुम किस तरह खान साहब के काम आते हो। मैं तुम्हें वो कते कलामी करते हुए बोला, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि मैं किस शख्स को तुम्हारी इस दोस्त खान बहादुर के हवाले करूं और किस तरह। मैं तो खुद तुम्हारे रहमो करम पर हूँ। मैं तुम्हें यही सब कुछ बताने जा रहा था, लेकिन तुम चूंच चलाने से बाज नहीं आए। शहजाद ने उसे गुरका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, तुम इस शख्स से फोन पर राब्ता करोगे, बल्कि हम तुम्हारा राब्ता कराएंगे। तुम उसे हमारे बताए हुए एक मखसूस मुकाम पर पहुंचने का हुक्म दोगे। वो तुम्हारा हुक्म सुनकर दौड़ा चला आएगा। और कौन दौड़ा चला आएगा? वो एक मरतबा फिर शहजाद की बात पूरी होने का इंतजार ना कर सका। शहजाद ने उसे बुरी तरह झिड़का, लगता है तुम्हारी जबान में बड़ी खारिश है। मुझे मजबूर ना करो कि मैं इस गोश्त के लोथड़े को तुम्हारी गद्दी से खींच कर बाहर निकाल दूं। फैसल नागवारी से बारी बारी हम दोनों को देखने लगा। शहजाद ने जहरीले लहजे में इंकशाफ किया, तुम्हारे उस रिश्तेदार का नाम जेडी मलक है। जेडी मलक? वो इस तरह उछला जैसे बिजली का नंगा तार छू लिया हो। उसे पियदर पे हैरत के झटके लग रहे थे। ये खबर ही कुछ कम गजब की नहीं थी कि मैंने साहिल को दस्तियाब कर लिया था। उस पर जेडी मलक की हवालगी का मुतालबा फैसल की हालत दीदनी थी। वैसे एक बात है, जब शहजाद ने साहिल के उसूल की बात की तो मेरे दिल से आमीन निकला। ये एक बेसाख्ता जज्बा था। हम फैसल से अच्छी खासी गलत बयानी कर रहे थे और ये सब कुछ मसलहत और हालात का तकादा था। हमारे दुश्मन दूध पीते मासूम बच्चे ना थे और ना ही इबादत गुजार नेक परवर इंसान थे। वो जितने सफाक और बेरहम थे उसके पेशे नजर वो इसी सलूक के मुतकादी थे। फैसल के उछलने पर शहजाद ने कहा, हाँ मैं उसी जेडी मलक का जिक्र कर रहा हूँ जो तुम लोगों का कराची नेटवर्क चला रहा है। तुम्हारे बाप ने मियां जाहिद हुसैन की जगह उसे दे दिया, लेकिन ये मलक सख्त नालायक साबित हुआ है। इससे चंद रोज में पे दर पे इतनी गलतियां की हैं कि तुम्हारा बाप भी इससे खुश नहीं, लेकिन वो तो अब्बा जी का बहुत खास आदमी है। फैसल तरद्दुद अमेज लहजे में बोला, उसे किसी दुश्मन के हवाले करने के लिए पहले मुझे चौधरी साहब से बात करना होगी। इसका मतलब है तुम्हें अपनी आजादी बल्कि जिंदगी से कोई लगाव नहीं। शहजाद ने फुनकार से मुशाबा लहजे में कहा, खान खोल कर सुन लो, वैदान ने तुम्हें मुकम्मल तौर पर मेरे सुपुर्द कर दिया है। उसकी महबूबा उसे मिल गई है। मैं अब तुम्हारे साथ जो भी सलूक करूं वैदान को इस पर कोई एतराज नहीं होगा
और मैं तुम्हारे जिस्म और जान को जिस अजाब से गुजारूंगा तुम इस तकलीफ और अज़ियत का तसव्वुर करके ही बेहोश हो जाओगे। मैं तुम्हारी रूह फना करके रख दूंगा। फैसल खासा परेशान नजर आने लगा। उसे शशोपंज में देकर शहजाद ने एक और रद्दा चढ़ाया। ये तुम्हारे हाथ आया हुआ आखिरी मौका। पर फैसल, तुमने अपनी आजादी के लिए हमारे सिक्योरिटी गार्ड सोहेल को 1 करोड़ रुपए की पेशकश की थी और ये रकम तुम उसे जेडी मलिक ही से दिलवाने वाले थे। इस डील का जो नतीजा बरामद हुआ उस पर बात करना फजूल है। किस्मत की मेहरबानी ने तुम्हें एक और नादर मौका दिया है। अगर तुमने इससे फायदा ना उठाया तो इस गलती पर पछताने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। एंड इट इज फुल एंड फाइनल। शहजाद के लहजे में पोशीदा संगीनी ने फैसल को तशवीश में मुबतला कर दिया। वो मुंह बम से लहजे में बोला, मैं किस तरह जेडी मलिक को तुम्हारे हवाले करूं? मैं तो खुद कैदो बंद में पड़ा हुआ हूँ। तुम्हें इस नए काम के लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। शहजाद ने वजाहत करते हुए कहा, हमारी मेहमान नवाजी में शायद तुम्हारी यादाश्त को खासा दचका लगा है, खासतौर पर शार्ट ट्रिम मेमोरी को। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि तुम सिर्फ जेडी मलिक को फोन पर हमारे बताए हुए मुकाम तक आने का हुक्म दोगे। हम मलिक को मज़कूरा मुकाम से पिक करके यहाँ ले आएंगे और बस तुम्हारी छुट्टी। वो ताउन में नजर से बारी बारी हम दोनों को देखने लगा। शहजाद ने कहा, मैं तुम्हें सोच विचार के लिए 4 घंटे देता हूँ। अगर तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो गए तो ठीक है। 8 बजे रात जेडी मलिक से तुम्हारा राब्ता कराऊंगा। उससे अपने हुक्म की तामील कराना तुम्हारा काम है। मैं सिर्फ तुम्हें टिप्स दे सकता हूँ। वो अगर फौरी तौर पर अपनी पनाहगाह से रवाना हो गया तो 30-35 मिनट में हमारे मतलूबा मुकाम तक पहुंच जाएगा। शहजाद मेरे रटाए हुए सबक को दोहरा रहा था। फैसल ने उसकी बात के इख्तिताम पर कहा, पनाहगाह। उसके लहजे में खत दर्जा हैरत थी। शहजाद ने तंदिया अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, जेडी मलिक की रिहाइशगाह पर जो क़यामत टूटी है उसने उसे सर पर टांगे रखकर फरार होने पर मजबूर कर दिया है। वो इस वक्त अपने एक दोस्त सफ्तर अली के बंगले पर नॉर्थ नादमाबाद में छुपा हुआ है। मैं उसी बंगले के फोन नंबर पर उसे तुम्हारी बात कराऊंगा। मैंने उस रूपोश मलिक के लिए जबी तो पनाहगाह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। फैसल गहरी सोच में डूब गया। उसके अंदाज से आमादगी झलकती थी। वो चौधरी ज्यादा था और उन लोगों के नजदीक अपने मुलाजमों या आलाकारों की हैसियत कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं होती, चाहे ऐसा शख्स जेडी मलिक ही क्यों ना हो। फैसल की सलामती की खातिर दर्जनों जेडी मलिकों को कुर्बान किया जा सकता था। मैं शहजाद के साथ वापस टेलीफोन वाले कमरे में आ गया। सरगुल वहां मौजूद थी। वो नहीं जानती थी फैसल के साथ हमने किस किस्म के मुज़ाकरात किए हैं और उसे ये सब कुछ जानना भी नहीं चाहिए था। इस बंगले पर आइंदा 5-6 घंटों में जो वाकयात पेश आते वो खुद अपनी आंखों से मुशाहिदा कर लेती। मैंने फैसल को सोचने के लिए इतनी ज्यादा मोहलत इसलिए भी दी थी कि मैं अंधेरा होने का इंतजार कर रहा था। अंधेरा बेपनाह खूबियों का मालिक है। ये बहुत से अयूब को अपने सीने में छुपा लेता है। हम अपने इंतकाम की खातिर जो कुछ करने जा रहे थे वो बहरहाल एक जुर्म ही था। अंधेरे की आड़ में ऐसे काम आसानी से हो जाते हैं। तारीकी जहाँ गुनाह को जन्म देती है वहीं वो उसे तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती है। चाहे कुछ भी है, तारीकी वफा निभाना जानती है। थोड़ी देर बाद जरगुल फैसल की निगरानी के लिए वहां से उठ गई। मैंने शहजाद से कहा, अब मैं चलता हूँ, शाम से पहले आने की कोशिश करूंगा और अगर कुछ देर भी हो गई तो फिर भी 8 बजे से पहले जरूर लौट आऊंगा। मैं उसे बता चुका था कि मिनास बाकर ने मुझे अपने बंगले पर बुलाया है। हमारे दरमियान जरूरी नोयत के कुछ अमूर तय हुए। फिर मैं वहां से रुखसत होने लगा तो शहजाद ने कहा, वैदान, तुम चाहो तो सिवक ले जाओ, मुझे तो कहीं आना जाना नहीं है। लाइट ग्रीन कलर की हुंडा सिवक पोर्च में खड़ी थी, ताहम मैंने उसे ले जाना मुनासिब ना समझा। मुझे तो चंद कदम पैदल चलने के बाद कोई टैक्सी मिल जाती, लेकिन अगर इस बंगले पर कोई इमरजेंसी पेश आ जाती तो वो गाड़ी बहुत मुफीद साबित होती। गाड़ी को तुम अपने पास ही रखो, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। शहजाद ने इतराज नहीं किया और मैं बंगले से निकल आया। मिनास बाकर का वो बंगला अपनी तामीर के आखिरी मराइल में था। चूंकि मुकम्मल नहीं हुआ था इसलिए मैं उसे बार बार ज़ेरे तामीर लिख रहा हूँ। हालांकि उसकी तकमील में बहुत थोड़ा काम बाकी रह गया था। ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी कि मिनास ने तामीरी अमल को एक अरसे से क्यों रोक रखा था। सच्ची बात तो यह है कि उससे इस मौजू पर बात करने की मुझे फुर्सत नहीं मिली थी। मैं 200-250 गज पैदल चला के एक टैक्सी मिल गई। मिनास बाकर का बंगला वहां से ज्यादा दूर नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं उसके गेट पर खड़ा था। नए गार्ड मेरे लिए अजनबी थे। फिर इस वक्त मैं अपने असल हुरिये में भी नहीं था, इसलिए जान पहचान का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन जब मैंने उन्हें अपना नाम बताया तो वो अटेंशन हो गए। अगले ही लम्हे मुझे एक उजड़े हुए घर के सजे सजाए ड्राइंग रूम में पहुंचा दिया गया। थोड़ी देर बाद मिनास बाकर मेरे पास था। हमने बड़ी गर्मजोशी से खामोशी और जज्बाती मुआनका किया। फिर वो संजीदगी से बोला, दूसरे कमरे में आ जाओ, वो सब लोग उधर बैठे हैं। मैंने रस्मी अलैक्स लैग में मिनास को अपने हुरिये के बारे में पहली फुर्सत में बता दिया था, मगर उसने अभी तक इस बारे में कोई सवाल नहीं किया था और उस रात से भी पर्दा नहीं उठाया था कि वो मुझे किन लोगों से मिलवाना चाहता था। मैं उसकी मुय्यत में एक अंदरूनी कमरे में पहुंच गया। फिर मैंने जैसे उस कमरे में कदम रखा, मेरा सर खुद बखुद निदामत से झुक गया। मेरी नजर ने वहाँ फरीद पाशा, काजी सुल्तान और शबाना किशोर को बैठे हुए देखा। उसी लम्हे फरीद पाशा की आवाज मेरी समाज से टकराई। वो मिनास बाकर से पूछ रहा था, यार मिनास, क्या वाकई ये वैदान है?
उस वक्त तक मिनास ने उन्हें मेरे तब्दील शुदा हुलिये के बारे में कुछ नहीं बताया था। काजी सुल्तान और मिनास का दामाद भी शक ज़दा नजरों से मुझे देख रहे थे। मिनास ने मुख्तसर अल्फाज में उन्हें मेरे बारे में बताकर मुतमईन कर दिया। काजी सुल्तान अपनी जगह से उठा और बाएं वाक करते हुए मेरी जानिब बढ़ा। बड़ा तड़पाया तुमने वहीदान, उसके अंदाज में वालिहानापन था। मैं बेइख्तियार उसके सीने से जा लगा। वो काफी देर तक मुझे भींजे खामोश खड़ा रहा। काजी सुल्तान के बाद फरीद पाशा की बारी आई। लाहौर की आबो हवा और खालिस खुराक का दिलदादा वो शख्स बड़ी मुहब्बत भरे अंदाज में मुझसे बगलगीर हुआ और कई लम्हात तक होले होले मेरी पुश्त को थपकता रहा। उसे फारिग होकर मैंने शबाना के शोर से मुआनका किया। वो सब लोग मिनास पाकर का गम बांटने आए थे। मिनास ने मुझे उनके बारे में पेश की कुछ नहीं बताया, लिहाजा वो मुलाकात मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम ना थी। दोस्तों पर एहसान नहीं किया जाता, लेकिन काजी सुल्तान फरीद पाशा बार बार मेरे ताउन और कारनामों को सराह रहे थे, जिससे मुझे और ज्यादा शर्मिंदगी होने लगी। मैंने काजी सुल्तान की बेटी मुमताज को 2 मरतबा बाजियाब किया था। एक दफा बनी सर में जब डाकुओं ने उसे बारी तावान के लिए अगवा किया था और दूसरी बार वो साहिल के साथ अगवा की गई थी। मुमताज को मेरी रहनुमाई में उमरकोट से बरामद कर लिया गया, मगर मेरी साहिल ताहाल मुझसे दूर थी। फरीद पाशा की जवान साल खूबरू बीवी नाइला को भी मैंने एक रात अगवा होने से बचाया था। इन दोनों का एहसान मंदी का इजहार एक तरफ, लेकिन मैं उस एहसास से बड़ी खिफ़त महसूस कर रहा था कि मेरे सबब मिनास बाकर और फरीद पाशा ने बेहद नुकसान भी उठाया था। अलबत्ता शबाना के शोर गैर जानबदारी निभाते हुए खामोश बैठा था। वो लोग मिनास के पास ताज़ियत और दिल जोई के लिए आए थे, इसलिए हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत कर रहे थे। उन लोगों से मिलकर मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं अपने इस एहसास पर यकीन करने को तैयार नहीं था और इनमें मिनास बाकर भी शामिल था। मैं कुछ यूं महसूस कर रहा था जैसे मैं जिंदगी में इनसे आखिरी बार मिल रहा हूँ, और ये एहसास बड़ा खतरनाक था। अगर मेरी ये फीलिंग्स मबनी बर हकीकत थी तो इसके 2 मतलब निकलते थे। या तो वो लोग किसी बहुत बड़े तूफान की लपेट में आने वाले थे, और या फिर मेरी जिंदगी करीबुल खत्म थी। मैंने एक झुरझुरी ली और उन तमाम होलनाक ख्यालात को ज़हन से झटक दिया।